कैसे जो कल तक रेगिस्तान हुआ करता था वह आज लोगों के सपनों का शहर बन गया। कैसे जो शहर कल तक पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता था वह सालाना 129 बिलियन गैलन्स ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर रहा है। कैसे जिस शहर में 1980 तक चलने को सड़कें, खाने को पर्याप्त भोजन और दैनिक जीवन की मूलभूत सुविधाएं तक मौजूद नहीं थी, वह दुनिया की चकाचौंध का केंद्र बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पर्शियन गल्फ के करीब अरेबियन पेनिनसुला में बसे यूएई के शहर दुबई की। दुबई जो 18वीं शताब्दी तक सिर्फ एक आम फिशिंग विलेज हुआ करता था, वह आज एक अल्ट्रा मॉडर्न सिटी के रूप में उभर के सामने आया है। लग्जरियस शॉपिंग मॉल, मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्डिंग, अंडर वाटर जू, आर्टिफिशियल आइलैंड और भी बहुत कुछ। जिस कदर दुबई ने पिछले 4 दशक से अपनी काया पलट की है, उसे देखकर आपके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज निकलेंगे, ये कुदरत नहीं बल्कि मानव का करिश्मा है। आज हम देखेंगे कि किस तरह 4000 स्क्वायर किलोमीटर में बसे इस शहर ने खुद को दुनिया के लिए प्रेरणा लेने का एक जीता जागता उदाहरण बनाया है। हम ये भी देखेंगे कि कौन से वो रास्ते हैं जिन्हें अपनाकर दुबई ने इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन करके दिखाया है। तो चलिए जानते हैं क्या राज है दुबई की कामयाबी का। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 एमिरेट्स में से एक है। आज यूएई की कैपिटल और 7 एमिरेट्स में से एक अबू धाबी के बाद दुबई यूएई का सबसे महत्वपूर्ण एमिरेट्स है। अगर हम आज दुबई की बात करें तो यह शहर ग्लोबली अपने टूरिज्म के लिए जाना जाता है। दुनिया के सबसे ज्यादा 5 स्टार होटल्स के मामले में भी दुबई लंदन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लेकिन दुबई हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने का कारण सिर्फ वहां हाई लग्जरियस मॉल या होटल्स ही नहीं है, बल्कि आज दुनिया की लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट से स्मार्ट गैजेट और सस्टेनेबल से सस्टेनेबल मेथड का इस्तेमाल भी दुबई में किया जा रहा है। मेगा स्पीड हाईवे, ड्राइवरलेस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और इको फ्रेंडली बिल्डिंग से लेकर स्मार्ट पुलिस स्टेशन तक दुबई की टेक्नोलॉजिकल विविडनेस को शो करता है। आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स, लो वाटर एग्रीकल्चर सिस्टम और रेगिस्तान के बीच बने मैन मेड फ्लावर गार्डन देखकर आपको महसूस होगा कि सीमित संसाधनों का सटीक इस्तेमाल किसे कहते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक डेजर्ट होने के बावजूद आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल फॉर्म दुबई में ही मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस तरह के अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने और आर्टिफिशियल फॉर्म्स बनाने के लिए दुबई के पास इतना पैसा आया कहां से? कैसे यूएई का आम फिशिंग विलेज देखते ही देखते मैन मेड पैराडाइज बन गया? अरेबियन पेनिनसुला होने के कारण जनरली ऐसा माना जाता है कि जरूर दुबई के पास ये पैसा ऑयल बेचकर आया होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की एनुअल रेवेन्यू का सिर्फ और सिर्फ 1% ऑयल ट्रेड से आता है। खाड़ी में मौजूद दूसरे देशों या दूसरे शहरों की तरह दुबई की इकोनॉमी ऑयल बेस्ड नहीं है। तो फिर अगर दुबई को मॉडर्न बनाने के पीछे ऑयल मनी नहीं है तो फिर क्या है? इस सवाल के जवाब को समझने के लिए आपको वक्त में थोड़ा पीछे चलकर दुबई के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण किरदारों के बारे में जानना और समझना होगा। कुछ ऐसे किरदार जिनके विजन से आज के दुबई की संरचना मुमकिन हो पाई। कुछ ऐसे किरदार जिनका मानना था Whatever Dubai should do, it should do in style। वो किरदार है दुबई के शेख राशिद बिन सईद अल मक्तूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। दुबई के डेवलपमेंट में इन किरदारों के रोल को समझने से पहले चलिए एक नजर दुबई के इतिहास पर डालते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये शहर लगभग 3000 बीसी से अस्तित्व में है। ब्रॉन्ज एज के दौरान भी दुबई में ह्यूमन सेटलमेंट मौजूद थी, लेकिन दुबई और बाहरी दुनिया का संपर्क 5वीं सेंचुरी के बाद एस्टेब्लिश हुआ, जब दुबई ओमान और इराक के आसपास के इलाकों में होने वाले ट्रेड के लिए एक कनेक्टिंग रूट के रूप में उभर के सामने आया। एक ट्रेडिंग पॉइंट के रूप में सामने आने से पहले दुबई को सिर्फ उसके पर्ल और फिशिंग के लिए जाना जाता था। 18वीं सेंचुरी आते आते दुबई के साथ 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। एक छोटा सा ट्रेडिंग रूट ब्रिटिशर, पोर्चुगल समेत यूरोप के दूसरे देशों की नजर में आ गया। दूसरा, दुबई में बनी ट्राइब का कंट्रोल एस्टेब्लिश हुआ।
मिडिल ईस्ट से लेकर अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए दुबई का एक ट्रेंडिंग स्टेशन के रूप में महत्व सबसे पहले ब्रिटिश ने समझा। इसके चलते ब्रिटिशर्स ने दुबई के लोकल रूलर्स के साथ बॉन्ड एस्टेब्लिश किया। दूसरी तरफ दुबई में एक लोकल ट्राइब बानी के पावर में आने से दुबई को वह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली, जिससे ब्रिटिश समेत दूसरे यूरोपियन सेटलमेंट को दुबई में मुमकिन बनाया। आगे चलकर इसे बानी ट्राइब के एक लोकल रूलर मखदूम बिन बुट्टी ने अपने कुछ साथियों के साथ एक नए साम्राज्य को बनाने के उद्देश्य से शिंडाला पेनिनसुला जाने का फैसला किया। मखदूम बुट्टी के इस फैसले ने दुबई और यूएई के इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। शिंडागा पेनिनसुला में जाकर जिस जगह को बसाया वह आज अबू धाबी के नाम से जानी जाती है और दुबई में आज भी मखदूम बिन बुट्टी की डायनेस्टी का ही राज है। धीरे धीरे वक्त के साथ दुबई आगे बढ़ता रहा, लेकिन 1950 में दुबई में पहली बार ऑयल की डिस्कवरी ने इस शहर को अचानक से वर्ल्ड अटेंशन में ला दिया। ऑयल की डिस्कवरी ने दुबई समेत पूरे यूएई की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर दिया। अब सऊदी समेत खाड़ी के दूसरे देशों की तरह ही दुबई और यूएई के पास भी एक ऐसा रिसोर्स मौजूद था जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांड थी। लेकिन जल्द ही दुबई ने इस बात को महसूस कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट रहने से लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को अचीव नहीं किया जा सकता। और यहाँ से शुरुआत होती है मॉडर्न डे सक्सेसफुली सस्टेनेबल और स्मार्ट दुबई की। आज जिस कामयाबी की बुलंदियों की इमारत पर दुबई खड़ा है, उसकी मजबूत नींव रखने का श्रेय शेख राशिद बिन सईद को जाता है। शेख राशिद ने साल 1958 में दुबई की बागडोर संभाली और लगभग अगले 32 सालों तक राज किया। अपने 32 सालों के दौरान शेख राशिद ने दुबई में कुछ ऐसे कदम उठाए जिन्होंने दुबई के डेवलपमेंट के लिए फर्टाइल लैंड की तरह काम किया। शहर की फेमस पर्ल और फिशिंग इंडस्ट्री पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और रेवेन्यू का सबसे बड़ा सोर्स क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट था। लेकिन शेख को यह पता था कि एक एवरलास्टिंग एम्पायर के पिलर्स ऑयल एक्सपोर्ट को फाउंडेशन बनाकर नहीं खड़े किए जा सकते। शेख राशिद को यह पता था कि ऑयल एक ऐसा रिसोर्स है जो एम्पायर को शॉर्ट टर्म बेनिफिट तो देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकेगा। इसी के चलते शेख राशिद ने रेवेन्यू के दूसरे सोर्स को तलाशना शुरू किया। उनकी तलाश भी वहीं से शुरू हुई जहां पर कहानी का आखिरी अध्याय समाप्त हुआ था, ट्रेडिंग पोर्ट्स पर। शेख राशिद ने सबसे पहले दुबई को एक रीजनल ट्रेडिंग हब बनाने का फैसला किया। लोकेशन को सिलेक्ट करते हुए शेख ने आसपास के दूसरे ट्रेडिंग हब्स और बिजी कार्गो रूट्स को भी खूब स्टडी किया। शेख का मानना था कि पोर्ट्स ऐसी जगह बनाया जाए जहां से मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। उदाहरण के तौर पर ईयर 1972 में बने पोर्ट राशिद की लोकेशन कुछ ऐसी रखी गई ताकि पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के जरिए आसानी से ट्रेड किया जा सके। वहीं दुबई की लोकल वेसल्स और बाहर से आए फॉरेन वेसल्स को रिपेयर करने के लिए शेख राशिद ने दुबई ड्राईडॉक्स का काम शुरू करवाया। ये ड्राईडॉक अपने समय में पूरे पर्शियन गल्फ का एकमात्र रिपेयर यार्ड हुआ करता था। उसके बाद शेख राशिद ने पोर्ट को दुबई के इंटरनल एरिया से जोड़ने के लिए ईयर 1975 में अल संदगा टनल का निर्माण शुरू किया। शेख का मानना था कि बिना इंटरनल कनेक्टिविटी के पोर्ट के मैक्सिमम बेनिफिट्स को यूटिलाइज नहीं किया जा सकेगा। ईयर 1979 में शेख राशिद ने दुबई में होने वाले इवेंट और एग्जीबिशन के लिए एक स्काई स्क्रेपर बनाने का फैसला किया। स्काई स्क्रेपर एक ऐसी बिल्डिंग को कहा जाता है जिसकी टोटल हाइट 490 फीट से ज्यादा हो। इस बिल्डिंग का नाम दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर रखा गया। 26 फरवरी 1979 के दिन इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन खुद क्वीन एलिजाबेथ II ने किया था। मॉडर्न पोर्ट्स, टनल्स और कॉम्प्लेक्स बनाने के बावजूद शेख राशिद का दुबई की डेवलपमेंट में सबसे बड़ा योगदान दुबई में कमर्शियल फ्री जोन बनाने को माना जाता है। कमर्शियल फ्री जोन एक ऐसे जियोग्राफिकल एरिया को कहा जाता है जहां गुड्स को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, हैंडल, स्टोर, री एक्सपोर्ट बिना किसी कस्टम ड्यूटी के किया जाता है। ऐसे जोन ट्रेड और मैन्युफैक्चर के लिए हेवन की तरह होते हैं जहां वह अपने गुड्स पर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसी वजह से शेख राशिद ने 1990 में जेबेल अली पोर्ट को एक कमर्शियल फ्री जोन बनाने का फैसला किया। फलस्वरूप दुबई के इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से होने वाले रेवेन्यू में सिग्निफिकेंट बूम आया। इस सब के अलावा शेख रशीद ही वह शख्स थे जिन्होंने यूएई के सभी एमिरेट्स को पूरे यूएई के लिए एक कॉमन करेंसी अडॉप्ट करने का सुझाव दिया।
ताकि कॉमन करेंसी से फॉरेन एक्सचेंज के मुकाबले लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाया जा सके। आज इस कॉमन करेंसी को दिरहाम कहा जाता है, जो यूएई की ऑफिशियल करेंसी भी है। शेख राशिद के बाद दुबई को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उनके बेटे और दुबई के प्रेजेंट अमीर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम के कंधों पर आई और उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर उम्मीद से बढ़कर कामयाबी हासिल की। शेख मोहम्मद अपने पिता की ही तरह दूर की सोच रखने वाले व्यक्ति थे। दुबई की गद्दी पर बैठने से पहले शेख मोहम्मद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिविल एविएशन के इंचार्ज भी रह चुके थे। इसी वजह से उनका विजन अपने पिता से भी ज्यादा डायनेमिक था। अपने पिता की ही तरह शेख मोहम्मद ने भी दुबई की डेवलपमेंट में अपने अध्याय की शुरुआत देश के ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने से की। जहां उनके पिता ने वाटर ट्रांसपोर्टेशन को सहारा बनाया, वहीं शेख मोहम्मद का ध्यान एयर ट्रांसपोर्टेशन पर गया। इसीलिए उन्होंने दुबई में एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। आज ये एयरलाइन दुनिया की सबसे बिजिएस्ट एयरलाइंस में से एक है, जो दुबई को लगभग दुनिया के हर कोने से जोड़ती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया, शेख मोहम्मद एक डायनेमिक लीडर है। उन्होंने एयर कनेक्टिविटी के चैप्टर को कन्वेंशनल एयरलाइंस पर ही नहीं रोका। ईयर 1989 में शेख मोहम्मद ने दुबई एयर शो की शुरुआत की, एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां दुनिया भर की एविएशन टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को एक छत के नीचे लाया जा सके। आज के एयर शो 1000 से भी ज्यादा कंपनीज को ग्रो करने का प्लेटफॉर्म बनाकर दे चुका है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि देश के एविएशन सेक्टर को इतना रैपिडली इंप्रूव करने के पीछे शेख मोहम्मद का एक दूसरा लॉन्ग टर्म गोल था। वह गोल था दुबई को एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना। उसकी शुरुआत हुई दुबई में एक के बाद एक अल्ट्रा लग्जरियस होटल्स बनाने से। सबसे पहले ईयर 1999 में दुबई का फेमस बुर्ज अल अरब होटल को बनाया गया। उसके बाद तो मानो दुबई में लग्जरियस होटल्स बनाने की एक होड़ सी लग गई। दुनिया के दूसरे शहरों की तरह दुबई के पास कोई ज्यादा मॉन्यूमेंट्स या नेचुरल साइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी सिर्फ दुबई की इन होटल्स की आलीशान जिंदगी को जीने हर साल हजारों लोग दुबई आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2022 के फर्स्ट हाफ में दुबई टूरिज्म का टोटल रेवेन्यू $5 बिलियन रहा है। इसके पीछे इन होटल्स का एक बड़ा योगदान रहा है। लग्जरियस होटल के अलावा आज दुनिया में मॉडर्न जू, मॉडर्न आर्ट गैलरी, स्काई डाइविंग जैसी अनेक सुविधाएं भी मौजूद है, जो इन होटल्स को यात्रियों के लिए कंप्लीट फन पैकेज बना देती है। शेख मोहम्मद ने दुबई को टूरिस्ट हब बनाने के लिए दुबई में बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स और फेस्टिवल को भी शुरू करवाया। 1995 में शुरू हुए दुबई शॉपिंग फेस्टिवल ने दुबई की ही नहीं बल्कि पूरे यूएई की इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया। एविएशन सेक्टर और टूरिज्म को बूस्ट करने के अलावा शेख मोहम्मद ने देश में टेक्नोलॉजी और कॉमर्स को बढ़ाने की दिशा में भी खुद काम किया है। इसके लिए उन्होंने 1999 में ही दुबई इंटरनेट सिटी को बनाने का काम शुरू किया। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल हब था जहां इन्वेस्टर्स और बिजनेस को रैपिडली ग्रो करने की हर मुमकिन मदद मुहैया करवाई जाती थी। शेख मोहम्मद इस बात को बखूबी जानते थे कि अपने सपनों का एवरलास्टिंग सस्टेनेबल दुबई बनाने के लिए उन्हें बाहरी मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर शहर में डेवलपमेंट करना है तो फिर बाहर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को दुबई में लाना होगा। दुबई इंटरनेट सिटी का निर्माण इसी देश में एक कदम था। दुबई इंटरनेट सिटी को कुछ इस तरह बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर और कंपनीज को यहाँ आकर काम करने के लिए आकर्षित किया जा सके। इसके लिए कंपनीज को लॉन्गर लैंड लीजेस दी जाने लगी। कंपनीज को अपनी फुल ऑनरशिप अपने पास रखने का हक दिया गया, यानी दुबई इंटरनेट सिटी में काम कर रही कंपनी को अपनी किसी भी इक्विटी को मार्केट डाइल्यूट करने की कोई पाबंदी नहीं थी। कंपनीज के हसल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम डेवलप किए गए। गवर्नमेंट की कंपनी रिलेटेड वर्क में इंटरवेंशन को मिनिमम से मिनिमम किया गया ताकि इन कंपनीज और इनके इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। यही सब वो कारण थे जिसके चलते गरम बंजर दुबई सपनों की नगरी बनने में कामयाब रहा। शेख मोहम्मद के नेतृत्व में आज दुबई बाकी खाड़ी देशों और वहां के शहरों से बहुत आगे नजर आता है। आज नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर आउटर स्पेस तक दुबई के प्रेजेंस हर फील्ड में देखी जा सकती है। साल 2015 में शेख मोहम्मद ने दुबई में द मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर को इनॉग्रेट किया, जो अब मार्स के आउटर स्पेस में एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है। लेकिन शेख मोहम्मद का इंटरेस्ट सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इवेंट करवाने तक ही सीमित नहीं था। स्पोर्ट्स फील्ड में भी दुबई ने पूरी दुनिया का स्वागत खुली बाहों के साथ किया।
आज दुबई में हॉर्स रेसिंग को करवाने से लेकर हॉर्स के ब्रीडिंग सेंटर तक डेवलप है। कार रेसिंग से लेकर क्रिकेट ग्राउंड तक आज दुबई में हर इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है। यहाँ तक कि महामारी के दौरान हमारे IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग और इस साल हुए एशिया कप के मैच भी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए थे। इन सब के अलावा शेख मोहम्मद ने सस्टेनेबिलिटी को भी अपनी डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना। एनुअल लैंड को यूजफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल फार्म लैंड्स, गार्डन और मिनी फॉरेस्ट डेवलप करवाई। शहर की वाटर नीड को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए मिनिमम एक्सपेंडिचर के साथ वाटर ड्रिंकेबल बनाने के प्लांट भी बनाए गए ताकि बाहर से आने वाले वाटर इंपोर्ट को कम से कम किया जा सके। अगर शॉर्ट में कहे तो आज डिफिकल्टी को पॉसिबिलिटी में कैसे बदलते हैं, दुबई इसका जीता जागता उदाहरण है। शायद दुबई में बने आर्टिफिशियल पाम जुमेराह को देखने से पहले कोई इस तरह के आइलैंड की कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन ये दुबई और शेख मोहम्मद का ही कमाल था, जिन्होंने मानव सोच को अपनी सीमाओं के दायरे से बाहर निकाल के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने की हिम्मत दी। दुबई की कहानी अपने आप में एक मिसाल है कि अगर सोच लो तो क्या ही नामुमकिन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।